चैप्टर 7 गेटिंग द फोर्स टुगेदर। यह निश्चय करें कि कार्य किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए, और फिर हम रास्ता खोज लेंगे। अब्राहम लिंकन। जैसा कि हमारे अनुभव से पता चलता है, जहां भी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, उच्च स्तर की शिक्षा और विकास गतिविधि में न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, वहां प्रगति तेज होती है। मेरे लिए विकास एक सुरक्षा केंद्रित घटना है, गरीबी से लेकर खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तक। भारत 2020 में हमने 5 क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारत के पास एकीकृत कार्रवाई के लिए मुख्य क्षमता है। इन 5 में से पहला है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जहां हमें 360 मिलियन टन खाद्य एवं कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कृषि पिनमाई दिश एवं कृषि खाद्य प्रसंस्करण विशेष रूप से मूल्य संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण लोगों में समृद्धि लाएंगे तथा आर्थिक विकास को गति देंगे। दूसरा क्षेत्र है बिजली। देश के सभी भागों में बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति आवश्यक है। तीसरा क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा है। यहां से हमने पाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वाले केरल में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ सकती है और राज्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसी तरह तमिलनाडु में भी हमने जन्म दर में गिरावट देखी है, जो इन कारकों से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश में किए गए अध्ययनों से भी इसी तरह की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। इन प्रवृत्तियों को बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दोहराया जाना चाहिए, जहां जनसंख्या वृद्धि का स्तर उच्च बना हुआ है। चौथा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी है। यह हमारी मुख्य क्षमताओं में से एक है और इसमें पिछड़े क्षेत्रों में तेजी से बदलाव लाने के अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने और धन पैदा करने की क्षमता है। पांचवां क्षेत्र है सामरिक क्षेत्र। सौभाग्य से इस क्षेत्र में परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इन 5 क्षेत्रों में उचित रूप से एकीकृत कार्रवाई से खाद्य, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योग और समुदाय के साथ साथ सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच एक मजबूत साझेदारी आवश्यक होगी। सफलता की कुंजी कनेक्टिविटी में निहित है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के विकास से छोटे परिवारों और अधिक कुशल कार्यबल का लाभ मिलेगा। यह रोजगार और सामाजिक विकास की कुंजी है। खाद्य प्रसंस्करण सहित कृषि क्षेत्र में सुधार से खाद्य सुरक्षा, रोजगार के अवसर और तेज आर्थिक विकास होगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वृद्धि तेज आर्थिक विकास में सहायता करेगी और साथ ही विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिजली सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है। रणनीतिक क्षेत्र का उद्योग, सतत विकास और तकनीकी ताकत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संतुलित विकास के लिए सभी 5 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इन 5 क्षेत्रों के संयुक्त प्रभाव से जीडीपी वृद्धि होगी। वर्तमान 6% से बढ़कर 10% हो जाएगा और 300 से 400 मिलियन लोगों की जान जा सकती है। जो लोग वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें काफी वृद्धि होगी। सुधार हुआ। मैंने 3 क्षेत्रों में TIFAC टीमों के साथ काम किया: कृषि, उन्नत शिक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी। ऐसा करते हुए मैंने अपने पिछले अनुभवों का लाभ उठाया। चीनी, फ्लाई ऐश और कंपोजिट के मिशन क्षेत्र प्रोफेसर SK सिन्हा के साथ प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक TIFAC ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की। मध्य बिहार और पूर्वी भारत में उत्पादकता। एक और 9 में 6 गांव। दूसरे क्षेत्र के गांवों का चयन 1998 के खरीफ मौसम के दौरान किया गया था। प्रणाली दृष्टिकोण में मिट्टी का विश्लेषण, बीज का चयन, खेती का मौसम शामिल था। किसानों को उर्वरक चयन और प्रशिक्षण प्रदान करना। इस गहन सहयोग से, वैज्ञानिकों और किसानों के सहयोग से, गेहूं की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो बढ़कर 1000 टन हो गई।
2.5 टन प्रति हेक्टेयर से लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर तक। जब मैं और वाईडीएस राजन ने कुछ गांवों का दौरा किया जहां इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, हमने पाया कि किसान तेजी से फसल कटाई के लिए उपकरण जैसे नए मुद्दों में रुचि दिखा रहे हैं। भंडारण सुविधाएं और विपणन और बैंकिंग प्रणाली। यह स्पष्ट था कि एक छोटा सा विभिन्न विभागों में कार्यरत टीम कठिन क्षेत्र में भी चमत्कार कर सकती है तथा लागत और समय प्रभावी तरीके से परिणाम प्राप्त कर सकती है। एक और प्रयोग चल रहा है, रीच, शिक्षा संस्थानों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता। इस मिशन का उद्देश्य 80 से 100 केंद्र स्थापित करना है जो सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का पालन करते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं। इस प्रयास में वे आवश्यकतानुसार संकाय के आदान प्रदान और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से एक साथ काम करते हैं। इसके हिस्से के रूप में कृषि और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत कंप्यूटिंग और सूचना प्रसंस्करण, पेट्रोलियम जलाशय इंजीनियरिंग, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण इंजीनियरिंग और हर्बल दवाओं के क्षेत्रों में पटियाला, डिब्रूगढ़, मुंबई, तंजावुर और सूरत में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता केंद्र कोर आईस स्थापित किए गए हैं। रीच कार्यक्रम में हमारा अनुभव यह है कि उद्योग अपनी रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों में भाग लेने के लिए तैयार हैं और वे कोर की स्थापना में कुल व्यय का लगभग 40% निवेश करने के लिए भी तैयार हैं। बदले में उन्हें कुशल जनशक्ति और शोध के परिणामों तक पहुंच के मामले में लाभ होगा। प्रौद्योगिकी विकास और शिक्षा में भागीदार बनने की उद्योग की इच्छा ने माईसीआईएसआई ने हमारे आत्मविश्वास में काफी मदद की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में सलाहकार विजय राघवन एकीकृत शिक्षण प्रणाली में अग्रणी के रूप में उभरे। उनका नवाचार शिक्षण कार्यक्रम में उद्योग की प्रतिबद्धता लाना था। एक अन्य उदाहरण प्रो पीवी इंदिरेसन के नेतृत्व में विकसित ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम से संबंधित है, जो पहले आईआईटी मद्रास के सुमासिस निदेशक थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह तथ्य किसी के लापेटा कि गांवों से शहरों की ओर शुद्ध प्रवास होता है, यह दर्शाता है कि वे अधिक अवसर प्रदान करते हैं और प्रवाह को समान करने का एकमात्र तरीका ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और वहां जीवन को शहरों के बराबर लाना है। एक बार जब वहां रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, साथ ही उपलब्ध सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं, तो प्रो इंदिरेसन द्वारा बनाए गए मॉडल के अनुसार ग्रामीण विकास से ग्रामीण शहरी प्रवास को रोकने की उम्मीद की जा सकती है, यदि वास्तव में उलट नहीं सकता है। वर्तमान में इसे संभव बनाने के लिए कई तकनीकें मौजूद हैं, बशर्ते हम इसका उपयोग करें। विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी दृष्टिकोण। ग्रामीण विकास के लिए हमने PURA नामक कार्यक्रम शुरू किया है। 4 प्रकार की गतिशील कनेक्टिविटी की अवधारणा, जिसे PEK कहा जाता है: भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र और ज्ञान कनेक्टिविटी। एक और महत्वपूर्ण जरूरत IT संचालित टेलीमेडिसिन की है। पिछले साल मई में मैंने हैदराबाद के केयर अस्पताल का दौरा किया था। पूरा अस्पताल टेलीमेडिसिन परीक्षण के लिए तैयार था और हॉल डॉक्टरों, संचार इंजीनियरों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों से भरा हुआ था। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों का परीक्षण और परामर्श किया जाना था। मरीजों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और लीवर की कार्यप्रणाली के लिए परीक्षण से गुजरना था। नई बात यह थी कि मरीज दूर दराज के इलाके में थे, लेकिन उनका निदान हैदराबाद में ही किया जाना था। डॉक्टर और मरीज सैटेलाइट के जरिए आपस में बातचीत करते थे। ECG डेटा का आदान प्रदान, हाई रेजोल्यूशन इमेज ट्रांसफर और वास्तविक समय में प्रदान की गई नैदानिक जानकारी के साथ किया गया। मैं दूर के अस्पताल से आने वाले मरीजों के लिवर और दिल की कार्यप्रणाली की अल्ट्रासाउंड इमेज देख सकता था, क्योंकि विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे थे। यह उन जगहों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का एक बहुत ही आशाजनक तरीका लग रहा था, जहां बड़े शहरों की चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं। टेलीमेडिसिन उन्नत चिकित्सा तकनीक को ग्रामीण इलाकों तक ले जा सकता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और राज्य की राजधानियों में विशेष अस्पतालों को जोड़ने में मदद कर सकता है।
मेरे लिए यह देखना दिलचस्प था कि कैसे इसने उपग्रह संचार और डेटा के प्रसारण में प्रगति का उपयोग करके दूरी की परवाह किए बिना एक मरीज का इलाज करने के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान को एक साथ लाया। 1990 में अपने एक मित्र की सिफारिश पर मैं आंखों की जांच और उपचार के लिए मदुरै के अरविंद नेत्र चिकित्सालय गया। अंदर जाने पर मैंने देखा कि रोगियों की एक व्यवस्थित कतार अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और मैं भी उसमें शामिल हो गया। कतार लंबी थी, लेकिन यह तेजी से आगे बढ़ रही थी और आधे घंटे के भीतर डॉ जी नचियार ने मेरी जांच की और उपचार की सिफारिश की। यह सब करने के बाद मैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे जमा करने गया। हालांकि मुझे काउंटर पर भुगतान करने में परेशानी हुई क्योंकि वहां लड़की ने चेक लेने से इनकार कर दिया और मेरे पास नकद नहीं था। मैं फिर से किस 10 डॉ नचियार के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने संक्षेप में विचार किया और मुझे भर्ती करने के लिए सहमत हो गईं। कुछ दिनों के बाद मेरा इलाज हुआ और मुझे छुट्टी दे दी गई। कुछ दिनों बाद मुझे डॉ नचियार का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने मुझे न पहचानने के लिए माफी मांगी थी। उस पहली यात्रा के बाद मैं कई बार अस्पताल गया हूं। डॉक्टर जी वेंकटस्वामी, डॉक्टर नचियार के भाई मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनसे हर बार मिलने जाता हूं। मैं मदुरै का दौरा करने वाला पहला व्यक्ति हूं। मैं आपको डॉ सय वेंकटस्वामी और उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। अपने काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। अरविंद नेत्र अस्पताल ने 1.3 से अधिक नेत्र रोगियों को संभाला। 2001 में 10 लाख से अधिक बाह्य रोगी आए। इसने 1,90,000 सर्जरी की और लगभग 1500 नेत्र जांच शिविर। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि डॉ वेंकटस्वामी की कड़ी मेहनत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिली है। अस्पताल हार्वर्ड और जॉन्स हॉपकिंस सहित विदेशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। डॉ वेंकटस्वामी एक उत्कृष्ट शल्य चिकित्सक बन गए हैं, बावजूद इसके कि उनके पद पर बैठे कई लोग इसे एक अपंगता मानते हैं। उनकी उंगलियां गठिया रोग के कारण मुड़ी हुई और जमी हुई हैं, जो उन्हें उस समय हुआ था जब वे मेडिकल स्कूल में छात्र थे। एक दिन जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे यह घटना सुनाई। दिल्ली से एक उद्योगपति डॉ वेंकटस्वामी के पास आया और बोला, मुझे एक अस्पताल बनाना है और मैं आपके अस्पताल से बहुत प्रभावित हूं। क्या आप मेरे लिए दिल्ली में एक अस्पताल खोलेंगे? डॉक्टर वेंकटस्वामी ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? आपके पास पैसा है? आपके लिए दिल्ली में अस्पताल खोलना कठिन नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? उद्योगपति ने कहा, नहीं, मुझे अरविंद संस्कृति वाला अस्पताल चाहिए। यहां के लोग मिलनसार हैं। वे पैसे से ज्यादा लोगों का सम्मान करते हैं। एक निश्चित सहानुभूति या करुणा जो उनसे प्रवाहित होती है। अस्पताल में मेरे अपने अनुभव ने यह साबित कर दिया। अरविंद के अनुभव में मैं वह रास्ता देखता हूं जिस पर हमें चलना चाहिए। जीवन को एक शक्तिशाली जीवन में बदलना, सही कार्य का साधन। चिकित्सा की तरह ही हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि से भी किया जाएगा, लेकिन इसका समग्र उद्देश्य लोगों की मदद करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम यह स्वीकार करें कि धन सृजन और धन संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी देश की संपत्ति उसके लोगों के पसीने और कड़ी मेहनत का परिणाम होती है। तमिल कवि अंडाल, जिन्हें 13 वैष्णव अलवारों में से एक माना जाता था, अपनी प्रसिद्ध रचना तिरुप्पावई में वह भगवान से प्रचुर मात्रा में प्रदान करने का आशीर्वाद मांगती हैं। भूमि को नींगथा सेल्वम, स्थिर धन प्रदान करना। यह तभी संभव है जब कोई व्यक्ति भूमि को नींगथा सेल्वम, स्थिर धन प्रदान करे। विकास के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण। माना कि योजनाकार व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों की समीक्षा करना तथा उनकी कार्य योजनाओं को सही संदेलापारी को मंजूरी देना। इन प्रस्तावों को अलग थलग करके नहीं बल्कि निम्नलिखित संदर्भों में देखा जाना चाहिए।
बहुउपयोग नियोजन से लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार एक प्रौद्योगिकी, उत्पाद या किसी विभाग मंत्रालय के किसी विशेष कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्राप्त सेवा इस स्तर पर अन्य विभागों मंत्रालयों के लिए भी उपलब्ध होना अनिवार्य होना चाहिए। योजना अनुमोदन की, इससे योजना में आवश्यक एकीकरण उपलब्ध होगा। अन्य डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक एकीकृत मिशन दृष्टिकोण से धन सृजन के उपायों को धन संरक्षण के लिए समान कदमों के साथ जोड़ने की अनुमति मिलेगी। यह एक विकसित देश की पहचान है और इसलिए एक विकसित भारत की कुंजी है। विकसित देश का एक और पहलू उसके उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता है। यह न केवल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसके बाहर के बड़े बाजार को भी लक्ष्य बनाता है। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत बड़ा है। भारत के विकास के लिए भी यह एक शर्त है। भारतीय उद्योग को भी यही प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार दिखाना होगा ताकि हम अपनी खुद की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना सकें। किसी भी देश के सही मायने में विकसित होने के लिए सार्वभौमिक साक्षरता और सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच एक और सुकिकोस और मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का एक बड़ा आधार तैयार होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, जो किसी भी देश के लिए एक अमूल्य संसाधन है। हालांकि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में विषमता का उच्च स्तर है। जहां उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले बहुत से लोग हैं, वहीं इसे प्रदान करने वाले गुणवत्तापूर्ण संस्थान कम हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर पैदा होता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण इंजीनियरिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। हो रहा आर्थिक उदारीकरण आने वाले वर्षों में ऐसी मांग को और तीव्र करेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा को उद्योग और समाज के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाना होगा। एक ऐसा पहलू जिसमें यह वर्तमान में अपर्याप्त है। एक समाधान उद्योग और समाज के लिए प्रासंगिक चुनिंदा विषयों में विशेषज्ञता वाले संस्थानों को बढ़ावा देने में निहित है। कुछ संस्थान जो अब तक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, वे नए संस्थानों के लिए टेम्पलेट प्रदान कर सकते हैं। अंत में समाधान को मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। केवल मिशन के उद्देश्य सर्वोपरि होने चाहिए और बाकी सब इन उद्देश्यों के अधीन होना चाहिए। वांछित स्तर तक विकास करने के लिए उद्योग को आगे और पीछे के संबंधों के महत्व को भी पहचानना होगा, जबकि थिंक टैंक तकनीकी परामर्श सेवाओं, समान गतिविधियों में शामिल अन्य फर्मों और ग्राहकों जैसे ब्रिजिंग संस्थानों के साथ संबंध आगे के संबंध का निर्माण करते हैं। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ साझेदारी पीछे के संबंध का निर्माण करेगी। इसलिए उच्च शिक्षा में निवेश इस पिछड़े संबंध को बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जो भारतीय उद्योग के लिए वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम करेगा। हमें 20 और आईआईटी और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए तेजी से निर्णय लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे उन्हें भारतीय या विदेशी समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि अंतिम लक्ष्य उत्कृष्टता बनी रहे। 15 अक्टूबर 2000 को पोन समूह में मेरे मित्रों द्वारा डिजाइन की गई एक वेबसाइट को इन्फोसिस के चेयरमैन एन.आर. नारायण मूर्ति ने आईआईएससी के प्रोफेसर एन. बालाकृष्णन की उपस्थिति में लॉन्च किया। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे वेबसाइट पर कुछ प्रश्न पोस्ट करने को कहा। मेरे 3 प्रश्न थे। पहला, भारत आधी सदी से भी अधिक समय से एक विकासशील देश रहा है। युवा लड़के और लड़कियों के रूप में आप इसे विकसित भारत बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे? दूसरा प्रश्न था, मैं भारत का गीत कब गा सकता हूं? और तीसरा, हम कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं के बावजूद किसी भी विदेशी चीज से क्यों प्यार करते हैं, जबकि अन्य देश अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं? मेरी एकमात्र शर्त यह थी कि उत्तर 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं से आना चाहिए। देश विदेश से 100 से अधिक उत्तर और सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 5 उत्तर यहां प्रासंगिक हैं। चंडीगढ़ के एक युवक ने जवाब दिया, मैं शिक्षक सही हूं।
बल्कि इंजीनियरिंग का प्रोफेसर बनूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने में अच्छा हूं और मुझे पढ़ाने में मजा आता है। और मेरा मानना है कि देश की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका या तो प्रोफेसर बनना है या फिर सैनिक बनना। पांडिचेरी से एक लड़की ने लिखा, एक फूल से कोई माला नहीं बनती। मैं एक ऐसी माला के लिए काम करूंगी जो मन की एकता की ओर ले जाए, क्योंकि भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए इसकी जरूरत है। गोवा के एक 20 वर्षीय युवक ने जवाब दिया, एक इलेक्ट्रॉन की तरह जो अपनी कक्षा में निरंतर घूमता रहता है, मैं अपने देश के लिए अब से निरंतर काम करूंगा। मेरे द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु के संदर्भ में अटलांटा के एक युवक ने लिखा, जब भारत किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में सक्षम हो जाएगा, अगर उनकी जरूरत होगी तो मैं भारत का गीत गाऊंगा। युवक का मतलब था कि आर्थिक मजबूती राष्ट्रीय ताकत के साथ समृद्धि लाती है। पांचवां जवाब वास्तव में कुछ ऐसा है जो 30% उत्तरदाताओं ने कहा, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता। एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है वह यह है कि भारत की आबादी 700 मिलियन है, जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। ये 700 मिलियन लोग हैं जिनमें झुकाव, क्षमता है और देश को महानता की ओर ले जाने का उत्साह। यह वास्तव में परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। युवा मन को कैसे प्रज्वलित किया जा सकता है? राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं को कैसे आकर्षित और शामिल किया जा सकता है? केवल नए जोश के साथ शुरू की गई इस एक संयुक्त दृष्टि ही युवा शक्ति को कार्रवाई में ला सकती है। पारदर्शिता और मूल्यों का विषय मुझे गांधी जी की याद दिलाता है। दिल्ली में मेरी मुलाकात उनकी पोती सुमित्रा कुलकर्णी से हुई। मैंने उनसे पूछा, सुमित्रा जी, क्या आपके दादाजी के जीवन में कोई ऐसी घटना है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के संबंध में, जो आपको हमेशा याद रहती है? उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, महात्मा गांधी हर दिन शाम को एक निश्चित समय पर प्रार्थना सभा करते थे। प्रार्थना के बाद हरिजन और अन्य लोगों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक दान का संग्रह होता था। गांधी जी के भक्त सभी वर्गों के लोगों द्वारा दिया गया दान इकट्ठा करते थे और इस संग्रह की गिनती गांधी जी द्वारा सुझाए गए कुछ सदस्यों द्वारा की जाती थी। इस तरह से एकत्र की गई राशि को रात के खाने से पहले गांधी जी को बता दिया जाता था। अगले दिन बैंक से एक आदमी जमा करने के लिए पैसे लेने आता था। एक बार उस व्यक्ति ने बताया कि उसे जो पैसे दिए गए थे उनमें कुछ पैसे कम थे और पिछली रात गांधी जी को भी यह रकम उससे गई थी। यह सुनकर गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने यह कहते हुए अनशन शुरू कर दिया कि यह एक गरीब आदमी का दान है और हमें इसमें से कुछ भी खोने का हक नहीं है। यह घटना सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण है। वैसे एक ही देश में हम सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों को देख रहे हैं। हम सभी को, खासतौर पर युवा पीढ़ी को, पारदर्शी भारत के लिए उसी तरह आंदोलन शुरू करना चाहिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पारदर्शिता विकास की आधारशिला है। हमने आजादी के बाद से अपनी प्रगति के बारे में बात की है। हम कृषि में आत्मनिर्भर हैं, दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे हैं, औद्योगिक विकास में बहुत आगे निकल गए हैं, वगैरह। लेकिन हम अभी भी एक विकासशील देश हैं, सैकड़ों में से एक। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में हम कहां खड़े हैं। किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की निरंतर उच्च दर हासिल करने की क्षमता की के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार इस पैमाने पर सिंगापुर पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, हांगकांग तीसरे स्थान पर है, ताइवान चौथे, कनाडा पांचवें, ब्रिटेन 8वें, फ्रांस 23वें, जर्मनी 25वें और भारत 59वें स्थान शीर्ष पर। विश्व पे प्रतिस्पर्धात्मकता क्या निर्धारित करती है? यह उद्योग की प्रगतिशीलता, बेहतर तकनीक के लिए प्रयास और सरकारी विनियमन की स्थिति का संयोजन है। सकल घरेलू उत्पाद के आकार के संदर्भ में हम दुनिया में 12वें स्थान पाने पर हैं।
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में हम 57वें स्थान पर हैं। क्या यह स्थिति हमें स्वीकार्य है, खासकर युवाओं को? मेरा मानना है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में चौथे या पांचवें स्थान के लिए काम करना चाहिए। लक्ष्य वर्ष 2020 होना चाहिए और हमें उसके बाद उच्च स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमने कुछ रणनीतियों और उपकरणों पर चर्चा की है जो हमें वांछित स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ज्ञान आधारित समाज ही ऐसे विजन की नींव रख सकता है। मुझे खुशी है कि योजना आयोग ने हमारे लिए ऐसा समाज बनने का रोड मैप तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम कहां से शुरुआत करें? हाल ही में कई नए राज्य बनाए गए हैं और ये शुरुआत करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। ये राज्य अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद खराब रूप से विकसित हैं। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत और पसीना बहाते हैं, फिर भी यहाँ व्यापक गरीबी है। आखिर हमें पुरानी राह छोड़कर नई राह पर चलने से क्या रोकता है? सवाल यह नहीं है कि हमें कौन अनुमति देगा, बल्कि यह है कि हमें कौन रोक सकता है। सारांश: हमें सफल होने के लिए अपने कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन को मिशन मोड में ढालना होगा, सब तबादिया होगा। अगर रास्ता गड्ढों से भरा हुआ है तो प्रगति तेज और दूरगामी नहीं हो सकती। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव और भौतिक राष्ट्रीय संसाधन अभी भी मौजूद हैं, पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।